साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डेली न्यूज डिस्कशन के तहत 22 अप्रैल 2024 के जनसत्ता न्यूज़पेपर को देखेंगे और इस न्यूज़पेपर में जो भी हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो करंट अफेयर, जीएस या मैपिंग हो, जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हो उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। आपसे मैं पहले भी अनुरोध कर चुका हूँ कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। इससे आपको आपकी परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के न्यूज़ डिस्कशन को। यदि हम लोग पहले पेज को देखें तो यहाँ पर जो हमारे महत्व की जो चीज है वो ये है कि आपका जलवायु परिवर्तन संबंधित एक आर्टिकल दिया गया है जिसमें एक अध्ययन का जिक्र किया गया है, जिसमें जो टाइटल है कि क्या पृथ्वी गर्म ग्रह में तब्दील हो रही है। देखिए हुआ क्या है कि दुनिया के कई क्षेत्रों में एक साथ अत्यधिक गर्मी का अनुभव करना एक गर्म ग्रह का उभरता लक्षण बन सकता है। यह एक नए अध्ययन में ऐसा पाया गया है। वर्ष 2023 के मौसम और जलवायु की समीक्षा करने वाले नए अनुसंधान में यह भी कहा गया है कि पिछले वर्ष अनुभव की गई कई घटनाएं गर्म होती दुनिया के बारे में पूर्व में की गई भविष्यवाणियों के अनुरूप हैं। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि भविष्य में पृथ्वी के अत्यधिक गर्म होने पर साल की शुरुआत में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और चक्रवात के कारण अत्यधिक बारिश होने की आशंका है। पत्रिका एडवांसेस इन एटमॉस्फेरिक साइंस में प्रकाशित अध्ययन के सह लेखक रॉबिन क्लार्क ने कहा कि हम मौसम की उन स्थितियों को देख रहे हैं जो आमतौर पर कम देखी जाती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण पश्चिमी यूरोप, ब्राजील, मोरक्को और दक्षिण अफ्रीका में 2023 की बसंत ऋतु में गर्म हवा देखी गई। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि दुनिया के कई क्षेत्रों में एक साथ अत्यधिक गर्मी का अनुभव करना एक गर्म ग्रह का उभरता लक्षण बन सकता है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया के कई क्षेत्रों में पिछले साल जुलाई में अर्थात 2023 जुलाई में एक साथ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखी गई। भीषण चक्रवात के साथ अत्यधिक बारिश की घटनाएं भी दर्ज की गई, जैसे कि लीबिया में पिछले साल सितंबर 2023 में आई बाढ़ और उत्तरी चीन में जुलाई 2023 में आई बाढ़। अनुसंधानकर्ताओं ने यह भी पाया कि पिछले साल हवाई और कनाडा के जंगलों में लगी आग भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगने के कारण पारिस्थितिकी भी अत्यंत दबाव में है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के मद्देनजर बेहतर तरीके से तैयार रहने के लिए पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार लाने का आह्वान किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सभी राज्यों को जो अवैध अंग प्रतिरोपण है उसके संबंध में जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करें तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अवैध अंग प्रतिरोपण करने वाले अस्पतालों के पंजीकरण निलंबित करने सहित तमाम उचित कार्रवाई करने और किसी भी उल्लंघन की जांच करने को कहा है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से विदेशों सहित सभी प्रतिरोपण मामलों के डेटा नियमित रूप से संग्रह करने और मासिक आधार पर राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रतिरोपण संगठन NOTTO, ध्यान रखिएगा NOTTO क्या है, यह राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रतिरोपण संगठन है, के साथ साझा करने का आग्रह किया है। मंत्रालय का यह निर्देश हरियाणा और राजस्थान में बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़े अंग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ होने के 2 सप्ताह बाद आया है। विदेशी नागरिकों से जुड़े अंगों के वाणिज्यिक लेन देन का उल्लेख करने वाली मीडिया खबरों का हवाला देते हुए डॉक्टर गोयल ने कहा कि NOTTO अर्थात आपका राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रतिरोपण संगठन जो है NOTTO की रजिस्ट्री को यह भी पता चला है कि देश में विदेशियों के अंग प्रतिरोपण की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए ऐसे प्रतिरोपणों की संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा निगरानी की आवश्यकता है। गोयल ने 10 अप्रैल को जारी पत्र में निर्देश दिया कि मानव अंग और उत्तक प्रतिरोपण अधिनियम THOTA 1994, ध्यान रखिएगा कौन सा अधिनियम है, मानव अंग और उत्तक प्रतिरोपण अधिनियम 1994 के अनुसार नियुक्त राज्य के उचित प्राधिकारी को अपने संबंधित राज्य में विदेशी नागरिकों के प्रतिरोपण मामलों की जांच करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि जब भी अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन हो तो उचित कार्रवाई करे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रदेशों को 15 दिनों के भीतर निर्देशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। अधिकारियों के मुताबिक 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री उड़ान दस्ता, गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने जयपुर की 2 निजी अस्पतालों में पैसे देकर किडनी
प्रतिरोपण कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था। उन्होंने कहा था कि इस रैकेट का भंडाफोड़ गुरुग्राम के एक होटल में छापेमारी के बाद हुआ था, जहां एक बांग्लादेशी नागरिक पाया गया था जिसने संदिग्ध वित्तीय व्यवस्था के तहत जयपुर के एक अस्पताल में किडनी निकालने की प्रक्रिया कराई थी। तो यहाँ पर इन बिंदुओं को हम जो है, ये जो अवैध अंगों का अवैध व्यापार होता है या किस प्रकार से जो विदेशी भारत में आके अंग प्रत्यारोपण करा रहे हैं, तो इन चीजों पॉइंटों को हम आप में जो है आंसर राइटिंग में, जीएस के आंसर राइटिंग में या आप निबंध में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे यदि हम लोग बढ़े यहाँ पर, एक सेकेंड आगे बढ़ने से पहले देखिए 21 अप्रैल को जो है, 21 अप्रैल को हर साल जो है सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और भारत सरकार ने ये दिवस कब से मनाना प्रारंभ किया? 2006 से जो है सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे सिविल स्वयंसेवकों को नागरिकों के लिए समर्पित करने, लोक सेवा तथा कार्य में बेहतरी के लिए उनको प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। अब यहाँ संपादकीय वाले पेज पे देखो तो यहाँ पे बर्नार्ड शॉ का एक कह सकते हैं कोट है। ये कहते हैं कि जब तक तुम स्वदेश प्रेम को मानवता से बाहर नहीं खदेड़ देते, तब तक तुम कभी भी एक शांतिमय विश्व का निर्माण नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी हम स्वदेश प्रेम की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने लिए क्या करते हैं, एक बाउंड्री खींच लेते हैं। तो उसी के संदर्भ में उन्होंने बात की है। यहाँ पे जो संपादकीय दी गई है, ये जो लेख दिया गया है सुरेश सेठ जी का है, इसमें वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान की तलाश, मतलब जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं और उसका निराकरण कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात की गई है। अभी गैलप द्वारा दुनिया में खुशहाली का सर्वेक्षण आया, उसमें फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है और भारत में युवा सबसे ज्यादा दुखी हैं। तो इस संदर्भ में एक आर्टिकल जो है काफी महत्वपूर्ण है। अब यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे के आर्टिकल को देखिए। 21 अप्रैल को ही जो है भगवान महावीर जो रहे हैं आपके, इनके जन्म दिवस को जो है लेकर के मनाया गया था। इनका इसे जो है मतलब महावीर जयंती मनाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव मनाया गया, ठीक है। और इस अवसर पर जो है प्रधानमंत्री के द्वारा एक स्मृति डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया गया है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। यहाँ एक न्यूज और देखिएगा, जो 4 वर्षीय जो स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थी हैं वो अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। देखिए 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले छात्र अब सीधे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा तथा नेट में शामिल होने के साथ ही साथ पीएचडी भी कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के साथ या उसके बिना पीएचडी करने के लिए अभ्यर्थी को अपने 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 75% अंक या समकक्ष ग्रेड की आवश्यकता होगी। अब तक नेट के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की आवश्यकता होती थी। तो अब से ये प्रावधान भी यहाँ पर कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला है, बीमा नियामक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पाद पर आयु प्रतिबंध हटा दिया है। अब किसी भी उम्र का व्यक्ति जो है इसे स्वास्थ्य बीमा जो है खरीद सकता है। पहले 65 वर्ष तक जो है एज लिमिट थी। देखिए बाजार को व्यापक बनाने और स्वास्थ्य देखभाल खर्चों से पर्याप्त सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य बीमा नियामक, जिसे शॉर्ट में लोग ईडा कहते हैं, ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा हटा दी है। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को खरीदने पर अधिकतम आयु प्रतिबंध को समाप्त करके भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ईडा का लक्ष्य एक अधिक समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, जो अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पहले के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्ति को केवल 65 वर्ष की आयु तक नई बीमा पॉलिसी खरीदने की अनुमति थी। हालांकि 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हुए हालिया संशोधन के साथ किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति नई बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए पात्र है। हालिया गजट अधिसूचना में ईडा ने कहा कि बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सभी आयु समूहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की पेशकश करें। बीमाकर्ता विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, बच्चों, मातृत्व और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य समूह के लिए उत्पाद डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बीमाकर्ताओं को पहले से किसी भी प्रकार की चिकित्सीय स्थिति वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य पॉलिसी प्रदान करने का आदेश दिया गया है। नतीजन बीमाकर्ता को कैंसर, हृदय या गुर्दे की विफलता और एड्स जैसी गंभीर चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों को पॉलिसी जारी करने से मना करने से प्रतिबंधित किया गया है। अगला है आपका जलवायु परिवर्तन संबंधित। देखिए
विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की वार्षिक बैठकें जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जारी खरबों डॉलर जुटाने की ठोस योजना के बिना खत्म हो गई। इस वर्ष अर्थात 2024 में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का COP29 होना है वो अजरबैजान में होना है। तो इस जो अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 में सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य NCQG या नए जलवायु वित्त लक्ष्य पर चर्चा होनी है। ये जो आपका सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य या NCQG है, QG वह नई राशि है जिसे विकसित देशों को 2025 से हर साल विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए जुटाना होगा। अमीर देशों से उम्मीद की जा रही कि वे 2020 से हर साल 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक जुटाएंगे, लेकिन वे बार बार विफल रहे हैं। हाल ही में हुए एक विश्लेषण से पता चला है कि विकासशील देशों में वित्तीय प्रवाह 2023 में नकारात्मक हो गया। इसका मतलब है कि इन देशों को बाहरी वित्त पोषण से मिलने वाली राशि जो है से अधिक भुगतान कर्ज चुकाने के लिए करना पड़ रहा है। विश्व बैंक और आईएमएफ की 21 अप्रैल को समाप्त हुई बसंत बैठकों के दौरान G7 और G20 के वित्त मंत्रियों के बीच जलवायु और विकास उद्देश्यों के लिए विकासशील देशों को वित्त मुहैया कराने पर चर्चा हुई। 20 संवेदनशील देशों के समूह को क्या कहते हैं? V20 कहते हैं। 20 संवेदनशील देशों के समूह को V20 कहते हैं। ने जलवायु के प्रति संवेदनशील देशों के लिए रियायती वित्त बढ़ाने का आह्वान किया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने उम्मीद जताई है कि दानदाता अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA के माध्यम से सबसे गरीब देशों को अतिरिक्त 100 अरब डॉलर की सहायता का इंतजाम कर सकते हैं। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2020 से 3,300 अरब डॉलर खो दिए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे गरीब देश अपने बजट का 14% से अधिक ऋण भुगतान पर खर्च करते हैं और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से यह राशि बढ़ जाती है। तो इन पॉइंटों का इस्तेमाल आप जलवायु परिवर्तन संबंधी जो प्रश्न पूछे जाएंगे या जो निबंध होंगे वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है, देखिए, भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह जो है मार्च 2024 में समाप्त वित्त वर्ष में सालाना आधार पर 17.7 मतलब लगभग 18% बढ़ करके 19.58 लाख करोड़ रुपए हो गया है। कर विभाग ने कहा कि यह राशि संशोधित अनुमानों से काफी अधिक है। आयकर और कॉर्पोरेट कर संग्रह 2023-24 के दौरान बजट अनुमानों से 1.35 लाख करोड़ रुपए मतलब 7.4% और संशोधित अनुमानों से 13,000 करोड़ रुपए अधिक रहा है। इनकी प्रत्यक्ष कर संग्रह में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह जो है वो 18.48% बढ़ करके 23.37 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक सेकेंड, यहां पर ईरान इजरायल संघर्ष के बारे में बात करें। होर्मुज जल डमरू मध्य, ये आपका जो अरब सागर है वहां पर है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करता है। देखिए, ईरान इजरायल संघर्ष पर विश्लेषकों ने कहा कि अगर ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को अवरुद्ध किया तो कच्चे तेल और एलएनजी की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस जल डमरू मध्य से भारत जैसे देश सऊदी अरब, इराक और यूएई से कच्चा तेल आयात करते हैं। ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष पिछले कुछ दिनों में बढ़ गया है। ईरान ने पहले इजरायल पर ड्रोन और रॉकेट हमले किए, इसके बाद इजरायल ने मिसाइल दागकर जवाबी कार्रवाई की। संघर्ष के बाद से कच्चे तेल की कीमतें 90 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि हालांकि तनाव कम करने के प्रयासों से संकट पर नियंत्रण होने की संभावना है, लेकिन अगर ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को अवरुद्ध किया तो तेल और एलएनजी की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। होर्मुज जल डमरू मध्य के बारे में बात करें तो ये ओमान और ईरान के बीच लगभग 40 किलोमीटर चौड़ी एक समुद्री पट्टी है जो फारस खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और ओमान को ईरान से अलग करती है। इस मार्ग के जरिए सऊदी अरब 63 लाख बैरल प्रतिदिन, यूएई, कुवैत, कतर, इराक 33 लाख बैरल प्रतिदिन और ईरान 13 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात करता है। वैश्विक एलएनजी व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसके जरिए जाता है। इसमें कतर और यूएई से लगभग सभी एलएनजी निर्यात शामिल हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नेपाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेपाल के बारे में क्या है, देखिए, यहां पर है माउंट मनासलू कहां पे है? नेपाल के काठमांडू में है। कि ढलानों से जो है 21 अप्रैल रविवार की सुबह एक बड़ा हिमस्खलन हुआ जो उत्तरी नेपाल में चोटी के नीचे स्थित वीरेंद्र झील में गिरा, जिससे झील उफान पर आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, माउंट मनासलू कहां पे है?
ये आपका नेपाल में है, और आपका बीरेंद्र झील कहां पे है, तो ये भी आपका नेपाल में है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा तालिबान को लेकर के। देखिए, रूस जो है तालिबान को आतंकी संगठनों की सूची से हटाने पर विचार कर रहा है। तो इस पूरे मामले को देखते हैं। देखिए, अधिकारियों ने संकेत दिया है कि रूस फिलहाल तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन उनके बढ़ते सौहार्दपूर्ण संबंधों का एक संकेत मई में रूस के कजान शहर में आयोजित होने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के लिए तालिबान को निमंत्रण से मिला है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने पहले भी तालिबान के साथ चर्चा शुरू की है, और जब संगठन ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण किया तो रूस एक राजनयिक को मान्यता देने वाले कुछ देशों में से एक था। अफगानिस्तान के राजनीतिक एवं आर्थिक संकट और यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का मतलब है कि दोनों पक्षों को मजबूत रिश्ते से कुछ हासिल करना होगा। वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 1267 को अपनाया था। कुछ महीने बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू करने और तालिबान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने संबंधी एक डिग्री पर हस्ताक्षर किए थे। रूस के उच्चतम न्यायालय ने 2003 में तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए कहा कि इसने चेचन्या में अवैध सशस्त्र बलों के साथ संबंध बनाए रखे और उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। रूस ने खुद को एक शांति दूत के रूप में पेश करने के प्रयास के रूप में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत के लिए 2017 में एक क्षेत्रीय पहल शुरू की। इन वार्ताओं का उद्देश्य अफगानिस्तान संकट का समाधान निकालना था। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से किसी भी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी। तालिबान चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध वापस लिए जाएं और जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त किया जाए ताकि देश के आर्थिक विकास में मदद मिल सके। यदि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध वापस ले लिए जाते हैं तो अफगानिस्तान को महत्वपूर्ण लापीस लाजुली व्यापार गलियारे, ध्यान रखिएगा, लापीस लाजुली व्यापार गलियारे के बारे में, के विकास से आर्थिक रूप से लाभ होना चाहिए, जो अफगानिस्तान को इस्तांबुल, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल और यूरोप और उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे लाइन से जोड़ता है। लापीस लाजुली व्यापार गलियारा। रूस द्वारा तालिबान को अपनी आतंकवाद सूची से हटाना वर्तमान अफगानिस्तान सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की दिशा में पहला कदम होगा। तालिबान के साथ सहयोग से रूस को भी लाभ होता है। इसका लक्ष्य खुद को क्षेत्र के सुरक्षा प्रदाता के रूप में पेश करना है। क्षेत्र की स्थिरता, मादक पदार्थों की तस्करी और इस्लामी आतंकवाद के खतरों के बारे में भी चिंताएं हैं, खासकर मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर हाल ही में ISIS के हमले के बाद। तो इस प्रकार से यहाँ पे यदि हम लोग खेल वाले प्रदेश से पर चलते हैं या पृष्ठ पर चलें तो यहाँ पे देखिए, एलिना रिबाकिना ने पोर्स ग्रांड प्री के फाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोस्टको को हराकर सत्र का अपना तीसरा खिताब जीता है। तो बस यहाँ पर इतना ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।